जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशन में। आज आप लोगों का दोस्तों साइंस का हम कराने वाले हैं दोस्तों, जिसमें आज हम सीटेट एग्जाम 2026 के लिए कंप्लीट कराने वाले हैं। जिसमें भोजन चैप्टर 1 है दोस्तों, फूड, जिसको हम हिंदी में भोजन कहते हैं। यह 2011 से 21 में 2 से 3 प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाता है दोस्तों। इस चैप्टर को कंप्लीट एक ही वीडियो में हम कंप्लीट कॉन्सेप्ट कराएंगे। आप प्लस में एक ही वीडियो में कंप्लीट हम इसका एमसीक्यू क्वेश्चन प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा देंगे। आज साइंस का पहला क्लास है। इसमें आज हम आप लोगों को फूड के पूरा कंप्लीट थ्योरी एक ही वीडियो में कराएंगे, जिसमें देखिए भोजन क्या है, कैसे होता है, इस हम सब के बारे में अध्ययन करें। इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल गुलशन गुप्ता एजुकेशन सर्च कीजिएगा तो इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा दोस्तों। देखिए वीडियो शुरू करते हैं। भोजन क्या है? तो भोजन को इंग्लिश में फूड कहते हैं। वह पोषक पदार्थ हैं जो किसी जीव द्वारा वृद्धि, शारीरिक कार्य, मरम्मत और जीवन क्रियाओं की संचालन हेतु ग्रहण किया जाता है। जीवित रहने के लिए सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता है। मतलब कह रहे हैं दोस्तों कि जितना भी जीव है धरती पर, सभी के जीवित के लिए क्या आवश्यक है? भोजन की आवश्यकता होती है। जिसमें भोजन में हमें प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, वसा मिलता है, विटामिन मिलता है, खनिज लवण प्राप्त होते हैं। हमारे सचमुच विकास एवं वृद्धि तथा बेहतर स्वच्छ के लिए हमें इन सभी तत्वों की आवश्यकता होता है। यह सब लेंगे दोस्तों, मतलब प्रोटीन हो जाए, कार्बोहाइड्रेट, वसा हो जाए, विटामिन, ये सब खनिज लवण लेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा? तत्व, मतलब बेहतर स्वास्थ्य के लिए क्या होगा? तत्वों की आवश्यकता है। मतलब अच्छा स्वास्थ्य के लिए ये सब बहुत जरूरी है भोजन के में। आप लोग खाली कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो वो दिक्कत, प्रोटीन खाएंगे तो दिक्कत। मतलब सब मिली जुली भोजन में हर चीज रहना चाहिए, उसे ही भोजन कहते हैं। अब भोजन हम सबके जीवधारी है, मतलब क्या, मनुष्य का जीवन आधार है भोजन दोस्तों। भोजन के स्रोत, अब जैसे भोजन में क्या क्या स्रोत हैं? तो पौधा और जंतु को उत्पादन ही हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है। पौधा से या तो भोजन मिलेगा या तो जंतु से हमारा भोजन मिलेगा। हमारे ही भोजन का मुख्य स्रोत है। कुछ पौधे उसके प्राप्त भोज्य पदार्थ हैं दोस्तों, जैसे अनाज हमें कहाँ से मिलता है? तो चावल हो जाए, गेहूं हो जाए, मक्का हो जाए और ज्वार हो जाए, बाजरा हो जाए। दलहन कहाँ से मिला? तो चना, मटर, अरहर, मसूर, मूंग। तिलहन में हो जाएगा सरसों, मूंगफली, सूर्यमुखी, तिल। सरकर फसल में गन्ना, चुकंदर। बागवानी फसल में चाय, कॉफी। सब्जी में हो जाएगा आलू, परवल, कद्दू, टमाटर, गोभी, मूली, प्याज। मसाले से क्या हो जाएगा दोस्तों? हल्दी, धनिया, मिर्चा, इलायची, लौंग, अदरक, जीरा। फल में हो जाएगा आम, केला, नाशपाती, पपीता, संतरा, सेब। यह सब क्या है? को पेड़ से मिलता है। भोजन के अवयवों को देखते हैं दोस्तों। भोजन की उत्कृष्टता उसमें उपलब्ध पौष्टिक तत्व के आधार पर तय की जाती है कि किसमें कितना पौष्टिक है। यह पौष्टिक तत्व भोजन के अवयव कंपाउंड्स ऑफ फूड होते हैं दोस्तों, कंपाउंड्स ऑफ फूड होते हैं। पॉइंट नंबर है कि पौष्टिक तत्व भोजन में पाए जाने वाले रासायनिक यौगिक हैं। कैसा यौगिक है? रासायनिक यौगिक हैं जो भोजन में से अवशोषित होकर हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर बनाते हैं। हमारा स्वास्थ्य के लिए क्या बेहतर बनता है? भोजन में मुख्य अवयव कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है तथा रुक्षांश होते हैं। स्वस्थ शरीर के लिए विभिन्न अवयवों हमारे भोजन की उपस्थिति अवयव आवश्यक होते हैं, जो निम्न प्रकार के होते हैं। पहला पोषक तत्व है दोस्तों। आप पोषक तत्व के बारे में पढ़ लेते हैं। भोजन के वे घटक जिनकी आवश्यकता शारीरिक वृद्धि, जनन एवं स्वच्छ जीवन के लिए प्रचुरता में होती है, पोषक तत्व कहलाते हैं। पोषक तत्व में हमारे शरीर जो वृद्धि होता है, जनन में होता है, स्वस्थ होता है, समय वृद्धि होता है। पोषक तत्व सामान्यतः वृद्धि पोषक तत्व के एवं सूक्ष्म पोषक तत्व विभाजित किया जाता है। मतलब पोषक तत्व की दो भागों में, एगो वृद्धि पोषक तत्व, एगो सूक्ष्म पोषक तत्व दोस्तों, दो भागों में बांटा गया है। अब वृद्धि पोषक तत्व किसे, इसको क्या कहते हैं? तो वृद्धि पोषक तत्व में इन तत्वों की शरीर की आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है। वृद्धि में बड़ा, इसमें शरीर की आवश्यकता अधिक मात्रा में होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो जाए, वसा हो जाए, प्रोटीन हो जाए, जल हो जाए, वृद्धि पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। यह सब शरीर के लिए अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, इसलिए वृद्धि पोषक तत्व कहते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व किसे कहते हैं? इन तत्वों की
शरीर में बेहद कम मात्रा की आवश्यकता होता है। इन तत्वों की शरीर में बेहद कम मात्रा की आवश्यकता होती है। इन तत्वों में विटामिन एवं आवश्यक खनिज तत्व सम्मिलित होते हैं। अगला पॉइंट कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसके बारे में देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर हेतु ऊर्जा का मुख्य स्रोत होते हैं। कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होते हैं। यह ऑक्सीकरण के पश्चात शरीर में ऊर्जा उत्पादन करते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 17 किलो जूल या 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। कहते हैं 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होते हैं। हमारे भोजन की कुल ऊर्जा में से लगभग 60 से 80% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होते हैं। हमारे भोजन की कुल ऊर्जा में से लगभग 60 से 80% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लगभग 1% भाग बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लगभग 1% भाग बनते हैं। इसके मुख्य स्रोत आलू हो जाएगा, फल हो जाएगा जैसे केला, आम, अनाज, चावल, गेहूं, मक्का, शहद, गन्ना, चुकंदर जैसी जीव, रोटी, दुग्ध, इस सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। एक वयस्क को प्रतिदिन 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, जबकि बढ़ते हुए बच्चों की खिलाड़ी अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। ऐसे तो एक वयस्क प्रतिदिन को 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ती है। स्टार्च परीक्षण किसे कहते हैं? इसके द्वारा हम खाद्य वस्तु में स्टार्च की उपस्थिति की परीक्षण कर सकते हैं। इसमें 2 या 3 बूंद तनु आयोडीन विलयन को डालकर करते हैं। यह नीला काला हो जाता है, इसमें स्टार्च उपस्थित है। स्टार्च खाद्य पदार्थ जैसे आलू, ब्रेड, चावल आदि में पाए जाते हैं। कहाँ? आलू, ब्रेड, चावल में पाया जाता है स्टार्च दोस्तों। अब अगला पॉइंट है प्रोटीन किसे कहते हैं। प्रोटीन के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्जेलेस ने किया था। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्जेलेस ने किया था। प्रोटीन ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर की मरम्मत दोनों कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। प्रोटीन का जो काम होता है ऊर्जा तो उत्पादन करना, साथ में साथ जो शरीर की मरम्मत दोनों कार्यों के लिए किया जाता है। मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार की अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, जिनमें 10 संश्लेषित उसका शरीर स्वयं करता है, जबकि 10 को संश्लेषित स्वयं शरीर कर लेता है दोस्तों, तथा शेष 10 भोजन से प्राप्त होते हैं। लेकिन हमें 10 भोजन से प्राप्त होते हैं। प्रोटीन का दैनिक आवश्यकता 70 से 100 ग्राम डेली होता है। 70 से 100 ग्राम डेली होते हैं। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बने होते हैं। कुछ प्रोटीन में गंधक, फास्फोरस और लोहा भी पाया जाता है। 1 ग्राम प्रोटीन में लगभग 4.65 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। 1 ग्राम प्रोटीन में लगभग 4.65 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होते हैं। प्रोटीन के मुख्य स्रोत दाल, मछली, अंडा, पत्तीदार सब्जी, दुग्ध, फल, सोयाबीन, मटर, सेम, पनीर, दही आदि हैं दोस्तों। क्या हैं? आदि हैं। अगला पॉइंट, प्रोटीन कोशिकाओं, जीवद्रव्य एवं ऊतकों को निर्माण में भाग लेते हैं। यह शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। इनकी कमी से शारीरिक विकास रुक जाता है। मतलब इसी की कमी से शरीर के विकास क्या होता है? रुक जाता है। अब बच्चे में प्रोटीन की कमी से क्वेश्योकोर एवं मेरमस नामक रोग होता है। क्वेश्योकोर रोग बच्चों के हाथ पांव दुबले पतले हो जाते हैं एवं पेट बाहर की ओर निकल जाता है। ये मेरमस रोग बच्चों के शरीर में मांसपेशियों ढीली हो जाती है। मांसपेशियों क्या हो जाती है? ढीली हो जाती है। किसके कमी से? प्रोटीन की कमी से। प्रोटीन परीक्षण, इसके द्वारा यह खाद्य पदार्थ को उपस्थित प्रोटीन की उपस्थिति की याद कर सकते हैं। यदि खाद्य पदार्थ ठोस है तो इसके पेस्ट या चूर्ण बनाते हैं। अब इसे चूर्ण की थोड़ी सी मात्रा परागनली में लेकर इसमें 10 बूंद जल डालते हैं, तो इसके बाद कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4 के 2 बूंद, 10 बूंद कास्टिंग सोडा NaOH के विलयन की डालते हैं। यदि परागनली की पदार्थ बैंगनी रंग हो जाता है तो खाद्य पदार्थ प्रोटीन में उपस्थित होता है। बसा या लिपिड, बसा और लिपिड दोस्तों, बसा और बसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं। बसा एवं बसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के बने होते हैं।
कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के बने होते हैं। इसमें अत्यधिक ऊर्जा होता है और यह आवश्यक वसा अम्ल में मुख्य स्रोत है। 1 ग्राम वसा में से 37 किलो जूल या 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होते हैं। 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होते हैं। यह जल में आविलय एवं एसीटोन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म आदि विलय होते हैं। घी हो गया, मक्खन हो गया, बादाम हो गया, पनीर हो गया, मूंगफली हो गया, मांस हो गया, सोयाबीन हो गया, सभी वनस्पति तेल वसा का मुख्य स्रोत हैं। सरसों के तेल, मूंगफली का तेल, अन्य वनस्पति तेल कमरे के ताप पर सामान्यतः द्रव अवस्था में होते हैं, जिनकी प्राप्ति पौधा से होती है। जिनकी प्राप्ति कहाँ से होती है? पौधे से होते हैं। मानव आहार में अधिक मात्रा में असंतृप्त वसाएं होनी चाहिए। इनका निर्माण शरीर द्वारा नहीं होता है। इस प्रकार के वसा अम्लों की आवश्यक वसा अम्ल हैं, जैसे लिनोलिक अम्ल कहते हैं। वह शरीर के बहुत से अंग जैसे नेत्र हो गया, गोलक होगा, वृक्क होगा, अंडाशय आदि झटकों से सुरक्षा प्रदान करता है। भोजन में संतृप्त वसाओं को अधिक ग्रहण करने से हृदय रोग हो सकता है। इससे रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया हो सकता है। लिपिड का अधिकता से मोटापा बढ़ता है। लिपिड के अधिकता से मोटापा बढ़ जाता है। दोस्तों, वसा परीक्षण देखते हैं। इसके द्वारा हम खाद्य पदार्थ को उपस्थित वसा की उपस्थिति के कारण परीक्षण करते हैं कि सर्वप्रथम खाद्य पदार्थ कुछ मात्रा कागज से लपेटकर इसे चूर कर देते हैं। इसके कागज में तेलनुमा धब्बे बन जाते हैं, जो वसा उपस्थित को दर्शाता है। विटामिन वे जटिल कार्बनिक यौगिक जो अति अल्प मात्रा में मनुष्य एवं जंतुओं को शरीर में वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होता है। अतिरिक्त आहार विटामिन कहलाते हैं। विटामिन का नाम फुंक ने दिया था। विटामिन उपापचय क्रियाओं में सीधे भाग नहीं लेते हैं, किंतु उनके अनेक एंजाइम के सहकारकों की भांति कार्य करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन उपापचय में भाग लेते हैं। अतः विटामिन उपापचय नियामक होते हैं। दोस्तों, विटामिन के पूर्वगामी या प्रिकर्स में प्रोबिटामिन कहते हैं। कैरोटीन विटामिन ए तथा एग्रोस्टोल विटामिन डी का पूर्वगामी होता है। विटामिन की कमी से अनेक रोग हो सकते हैं। इन रोगों को एविटोमिनियो अधिक मात्रा में विटामिन लेना भी हानिकारक होता है। इसे अवस्था को हाइपर विटामिनोसिस कहते हैं। ट्रम्प ने वर्ष 1920 में विटामिनों को अक्षर क्रम में नाम रखा। विटामिनों को 2 भागों में वर्गीकृत किया। एगो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा था? विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है। वसा में घुलनशील विटामिन तो हो जाता है विटामिन ए, डी, के तथा ई होता है। विटामिन जल में घुलनशील होता है। कुछ स्रोत हैं दोस्तों। विटामिन ए को रासायनिक नाम यहाँ से रेटिनॉल होता है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन ए के टोकोफेरॉल होता है। विटामिन के फाइलोक्यूएन होता है। दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछता है। इससे कमियों को पूछ लेता है। इससे कमी जैसे कोर्निया में त्वचा कोशिकाओं को सलीभवन या रतौंधी होता है। विटामिन डी से होता है सूखा रोग होता है। विटामिन ई के जनन की क्षमता की कमी होता है। विटामिन के क्या होता है? चोट पर शीघ्र रुधिर का थक्का न जमने से ये सब होता है। दोस्तों, विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं। विटामिन B2 को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन कहते हैं। यहाँ तक कि जो इंपॉर्टेंट है वो बता देते हैं, बाकी हर चीज़ में। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। विटामिन 9 को क्या कहते हैं? फोलिक अम्ल कहते हैं। विटामिन B7 के बाइटिन कहते हैं। यह सब इंपॉर्टेंट है बस। अब आयोडीन देखिए क्या है। आयोडीन यह
थायरोक्सिन निर्माण या थायरोक्सिन निर्माण हेतु आवश्यक है, या थायरोक्सिन निर्माण हेतु आवश्यक है। थायरोक्सिन शरीर, मानसिक एवं लैंगिक विकास को नियंत्रित करता है। क्या कहता है? थायरोक्सिन जो है शारीरिक भी हो जाए, मानसिक भी हो जाए और लैंगिक विकास का भी नियंत्रण करता है। आयोडीन के मुख्य स्रोत पानी हो जाएगा, प्याज होगा, समुद्री मछली, समुद्री भोजन। आयोडीन युक्त नमक में पोटेशियम आयोडाइड, मतलब पोटेशियम आयोडाइड का सूत्र होता है KiO3 होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा होता है? घेंघा नामक रोग होता है दोस्तों, घेंघा नामक रोग होता है। कौन सा नामक? आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है। अब फास्फोरस देखिए, यह अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु आवश्यक होते हैं। या फास्फोलिपिड न्यूक्लिक अम्ल, मतलब DNA, RNA और ATP आदि के भी संगठक होते हैं। फास्फोरस के सूत्र P होता है। यह हड्डी और दांतों में आवश्यक रूप से पाया जाता है। यह फास्फोलिपिड के बने होते हैं। फास्फोरस मुख्य रूप से दूध, हरी पत्तीदार सब्जियों, अनाज, अंडे में पाए जाते हैं। फास्फोरस की कमी से वृद्धि के उपापचय रुक जाता है और टिटनेस एवं रिक्टेस रोग उत्पन्न हो जाता है। टिटनेस एवं रिक्टेस रोग उत्पन्न हो जाता है। सोडियम दोस्तों, सोडियम का सूत्र Na होता है। सोडियम के बारे में देखते हैं। सोडियम आयन Na+ बाह्यकोशिका तथा अंतःकोशिका तरल का मुख्य धनायन है। NaCl रूप में पाया जाता है। सोडियम ग्लूकोज के अवशोषण, तंत्रिका तथा पेशीय के विद्युत रासायनिक आवेग संचलन में सहायता करता है। यह शरीर के प्रासरण दाब को नियंत्रित करता है। यह शरीर के प्रासरण दाब को नियंत्रण करता है। सोडियम दोस्तों, यह शरीर के प्रासरण दाब को नियंत्रित करता है। इसका मुख्य स्रोत है नमक है, मछली है, मांस है, अंडा, दूध है। सोडियम की कमी से मानसिक तनाव एवं असामान्यता, पेशी संकुचन होता है। सोडियम की कमी से मानसिक तनाव, असामान्य पेशीय संकुचन होता है। पोटेशियम दोस्तों, पोटेशियम को K+ कहते हैं। यह बाह्यकोशिका तथा अंतःकोशिका तरल का मुख्य धनायन होता है। यह पोटेशियम क्लोराइड KCl के रूप में जाता है। यह शरीर में आयनों एवं जलों के स्तर को नियंत्रित करता है। यह शरीर में आयनों एवं जल के स्तरों को नियंत्रित करता है। यह पेशी संकुचन एवं तंत्रिका संवेदन के परिवहन मुख्य भूमिका निभाता है। इसके स्रोत हैं केला है, खजूर है, आलू है। इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग या लकवा हो जाते हैं। पोटेशियम की कमी से इसका तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग एवं लकवा जैसे हो जाते हैं दोस्तों। क्लोरीन के बारे में देखते हैं। क्लोरीन के बारे में अध्ययन, यह बाह्यकोशिका तरल मुख्य ऋणात्मक है। यह HCl संश्लेषण या अम्ल क्षार को संतुलन में सहायता करता है। मैग्नीशियम, यह एंजाइम के सक्रिय होता है। यह हड्डियों और दांतों का घटक होते हैं। इसकी कमी से एछोफा होता है। सल्फर दोस्तों, यह बहुत से प्रोटीन्स, एंजाइम और सह एंजाइम का मुख्य घटक है। कोबाल्ट दोस्तों, यह विटामिन B12 का घटक है। कोबाल्ट विटामिन B12 का घटक है। इसकी कमी से प्राणनाशी रक्तलाप्त हो जाता है। फ्लोरीन दोस्तों, यह एनामेल तथा दांत क्षय को नियमित करता है। यह एनामेल तथा दांत क्षय को नियमित करता है। दांत क्षय को क्या करता है? नियमित करता है। यह दूध तथा पेयजल में उपस्थित होता है। यह अधिक मात्रा में दांतों तथा अस्थियों के लिए हानिकारक होता है। यह अधिक मात्रा में दांतों एवं अस्थियों के लिए हानिकारक होता है। यह अवस्था फ्लोरोसिस कहलाता है। रुक्षांश किसे कहते हैं? यह कुछ भोज्य पदार्थ में पाए जाने वाले रेशेदार पदार्थ हैं। यह शरीर की वृद्धि में सहायक नहीं होते हैं क्योंकि हम इसका पाचन नहीं कर पाते हैं। यह पाचन तंत्र की बेहतर एवं कब्ज को रोकने हेतु अधिक मात्रा में भोजन में मिलाए जाते हैं। यह पाचन तंत्र को बेहतर एवं कब्ज को रोकने हेतु अधिक मात्रा में भोजन को मिलाए जाते हैं। इसके मुख्य स्रोत सलाद हो जाएगा, अनाज हो जाएगा, बाह्य परत हो जाएगा, सब्जी एवं दलिया हो जाएगा। जल दोस्तों, यह एक अकार्बनिक पदार्थ है और मानव शरीर का 60 से 75% भाग बनाता है। यह पसीना एवं वाष्पन द्वारा शरीर के ताप को नियंत्रित करता है तथा पाचन एवं परिवहन को उत्सर्जित में सहायक होता है। इसके मुख्य स्रोत उपापचय जल, भोजन, तरल भोजन, पानी का जल। यह अपने आयनों में विघटित होकर रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं।
जल की कमी से निर्जलीकरण हो जाता है। जल की कमी से क्या होता है? निर्जलीकरण हो जाता है। संतुलित आहार किसे कहते हैं? या संतुलित आहार माने होता है भोजन, असंतुलित माने बराबर। ऐसे आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में सम्मिलित होता है उसे संतुलित आहार या बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। उच्च स्तर के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। संतुलित आहार प्रत्येक व्यक्ति की आयु, स्वास्थ्य और कार्य के अनुसार निर्धारित है दोस्तों। जिसे देखिए कैलोरी कितना है, 10 से 12 वर्ष के लिए 2000 कैलोरी चाहिए, 12 से 14 2200 कैलोरी, 14 से 16 2600, 15 से 18 3000, 20 के लिए 2500 से 4000। आप 65 से 70 वर्ष के लिए कितना कैलोरी चाहिए ऊर्जा? तो हो जाएगा 2300 कैलोरी ऊर्जा चाहिए। कितना? 2300। भोजन के गुणवत्ता का अनुरक्षण। भोजन का गुणवत्ता के अनुरक्षण का अर्थ है कि इसे सदूषित या खराब होने से बचाना है। क्या करना है? बचाना है। भोजन की स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए रखकर हमें खाद्य विविधता से बचे रहने हैं। इसके लिए भोजन उत्पाद प्रबंध, संग्रह, वितरण, पकाने या परोसने आदि की क्रियाकलाप स्वास्थ्य के लिए जाना चाहिए। भोजन की सफाई। भोजन हमारे स्वच्छता से सीधा संबंध है दोस्तों। भोजन केवल हमारी भूख को संतुष्ट नहीं करती, भूख को नहीं, बल्कि विभिन्न शारीरिक मानसिक गतिविधियों के लिए भी पौष्टिक तत्व भी उपलब्ध कराकर हमें स्वस्थ रखता है। यदि भोजन स्वच्छ ना हो तो इससे हमें लाभ के बदले हानि हो सकता है। इसीलिए भोजन की सफाई पर विशेष ध्यान देना आवश्यक पड़ता है। कई प्रकार के भोजन पदार्थ हम कच्चे खाते हैं, जबकि कई अन्य भोज्य पदार्थ इस प्रकार पकाकर खाते हैं। खाना पकाने के समय हमें भोजन की स्वच्छ पर ध्यान रखना चाहिए। भोजन खाद्य पदार्थ अधिक देर तक पकाने से उसका पोषक तत्व नष्ट हो जाता है। क्या होता है? नष्ट हो जाता है। खाद्य परीक्षण। भोजन की सफाई के बाद उसकी गुणवत्ता में अधिक दिनों तक बनाए रखने के लिए भोजन की परीक्षण किया जाता है। खाद्य परीक्षण ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत भोज्य उत्पाद को भौतिक या रासायनिक दोनों उपचार द्वारा ऐसे रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप उनकी पौष्टिकता लंबे समय तक कायम रखी जाती है और जिनका जीवन काल बढ़ा दिया जाता है ताकि वे जल्दी नष्ट ना हो पाए। खाद्य परीक्षण के लिए सामान्यतः 2 प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। ये प्रणाली जीवाणु नाशक प्रणाली एवं जीवाणु निष्क्रिय प्रणाली हैं। जीवाणु निष्क्रिय प्रणाली में जीवाणु और इनके एंजाइम में कई तरीका जैसे लवण, शुष्क, निर्जलीय अम्ल, प्रचार आदि द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाता है। नमक के घोल एवं पानी द्वारा खाद्य वस्तुओं पर परीक्षण इसी के उदाहरण हैं। खाद्य पदार्थ में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परीक्षित किया जाता है, क्योंकि अधिक नमक और चीनी वाले बिलियन सूक्ष्म जीव कोशिका के जीव द्रव संकुचन करते हैं, जिसे हम मृत हो जाता है। खाद्य पदार्थ में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, कवक अधिक संख्या में मौजूद होने या फिर खाद्य वस्तुओं को रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न विषैले पदार्थ में मौजूद होने वाले कारण उत्पन्न के रोगों में खाद्य विषाक्तता कहते हैं। इस समस्या को बचाने के लिए भोजन को सफाई आवश्यक है दोस्तों। खाद्य परीक्षण प्रयुक्त मुख्य विधि निम्न है। पहला उच्च ताप उपचार विधि। खाद्य सामग्री को उच्च ताप पर गर्म करने से अधिकांश जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। निम्न ताप उपचार। निम्न ताप पर जीवाणु मृत नहीं होते हैं, परंतु इनकी उपपचय क्रिया वृद्धि अवरोध कर जाता है। पश्चुरीकरण। लुई पास्चर ने सर्वप्रथम इस विधि का उपयोग किया था कि ताप होल्डिंग विधि में दूध को 62.8 सेल्सियस पर लगभग 30 मिनट तक, जबकि उच्च ताप छोटा काल विधि में द्रव या दूध को 71.7 से 15 सेकेंड तक गर्म किया जाता है और शीघ्र
ही ठंडा किया जाता है। इससे दूध में मौजूद सभी रोगकारी जीवाणु तथा अंतः जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। डिब्बाबंदी इसमें खाद्य सामग्री को भोज द्वारा उच्च ताप 120 से 126 डिग्री सेल्सियस तक उच्च ताप पर 15 से 90 मिनट तक गर्म करते हैं और डिब्बा में भरकर वायुरोधी रखकर लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। निर्जलीकरण इस विधि में खाद्य पदार्थों को सुखाया जाता है। इसमें रहने वाले सूक्ष्म जीवों की सक्रियता समाप्त हो जाता है, उदाहरण फल और सब्जी। हिमीकरण अत्यधिक ताप पर जीवाणु की उपापचय क्रिया मंद हो जाती है, इसीलिए निष्क्रिय हो जाता है। इसके द्वारा फलों, सब्जी और खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखा जाता है, उसे हिमीकरण कहते हैं। अगला पार्ट में दोस्तों क्लास नंबर 2 साइंस का ये अगला पार्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। इसका अभ्यास प्रश्न दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें। देखिए कंप्लीट 25 मिनट में कंप्लीट कॉन्सेप्ट हो गया दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर। आप लोग का दिन शुभ हो। इसका पीडीएफ जाता है टेलीग्राम चैनल गुलशन गुप्ता एजुकेशन, सर्च कीजिएगा। जो चैनल का नाम है वही टेलीग्राम के नाम है, आप लोगों को पीडीएफ डाल दिया गया है।